तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। मैं करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ IMSBHU में। आज हम डिस्कस करने वाले 14 चैप्टर हमारे 11th के टेक्स्ट बुक का जो है कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली कि पहले तो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग और एक्सचेंज की जरूरत क्यों है हमारे पास, दूसरा कि कैसे होता है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, उसके बाद वो गैसेस जो है जहाँ तो उन गैसेस का यूटिलाइजेशन होगा बेसिकली सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, वहाँ कैसे पहुंचेंगी, और फिर जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कहाँ से रेगुलेट होता है, हमारे ब्रेन के किस सेंटर से रेगुलेट होता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सारे जितने ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनके लास्ट में हमारे पास डिजॉर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसके डिजॉर्डर, उसके कुछ डिजॉर्डर्स पढ़ने होते हैं। ठीक, तो हम डिजॉर्डर पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, as you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms indirectly to break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy and perform various activities. ठीक है, जो कि हम अभी जस्ट कौन सा रिस्पायरेशन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन का डायरेक्टली यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बस लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फॉर्म काम करता है ETS में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर वो एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये प्लांट्स में तो हमने पढ़ लिया था कि कैसे उसका ऑक्सीजन का अपटेक होता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो प्लांट्स में बेसिकली क्या था कि स्टोमेटा के थ्रू लीव्स जो है अपना ले लेते थे, ठीक है, और जो स्टेम थे उसमें लेंटिसल्स के थ्रू था, रूट के पास अपने पोर्स होते थे जिनसे वो ऑक्सीजन एक्वायर करते थे। तो हर प्लांट पार्ट जो है अपने ऑक्सीजन का ख्याल खुद से रखता था, उसे दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या है कि ह्यूमन बॉडी में या फिर मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स में क्या है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसका काम है कि बाहर से एक हमारे बॉडी में सिर्फ एक अपर्चर है जिससे हवा अंदर आएगी ऑक्सीजन के साथ, जो कि हमारे नॉस्ट्रिल है, और फिर वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगी और वहां पे उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। अब जब भी एनर्जी प्रोडक्शन का रिएक्शन होता है तो उसमें कार्बन जो कंपाउंड हम खाते हैं, जो कि बेसिकली कार्ब्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, सभी चीजों में कार्बन कंपाउंड ही होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होकर कार्बन से CO2 बनता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। थोड़ा सा टॉक्सिक तो नहीं होता ना, लेकिन बट फिर भी हार्मफुल है। ठीक है, ठीक है, वो रिलीज होता है। ठीक है, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with the CO2 produced by the body is called breathing. क्या होता है breathing? Process of exchange of oxygen from atmosphere with the CO2 produced by the cells is called breathing. ब्रीदिंग को कॉमनली क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन। लेकिन एक्चुअल में रिस्पायरेशन क्या होता है? वो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि सेल में ऑक्सीजन का यूज करके चीजों को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीडाइज किया जाता है और उससे CO2 बनाया जाता है, साथ में H2O बनता है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम ब्रीदिंग को ही रिस्पायरेशन बोल देते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। हम जानते हैं कि सांस लेने के कारण जो है हमारा छाती आगे पीछे हो रहा है जब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। तो ठीक है, the respiratory organs and the mechanisms of breathing are described in the following sections of the chapter. ठीक, अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में अलग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? मेनली डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हैबिटेट पे कैसे कि अब कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पानी है तो उसके में थोड़ा अलग टाइप से होगा पानी, जिससे वो पानी से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ले। कोई हमारे तरह जमीन पे रहता है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब हमारी तरह जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करेंगे कि उनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लोअर एनिमल है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल तक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, वो टिश्यू लेवल पे जी रहा है, अगर वो टिश्यू लेवल पे जी रहा है तो उसके पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, coelenterate, flatworms exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes. अब देखो सबका दिया हुआ कि कौन कौन क्या क्या यूज करता है, कौन कौन क्या क्या यूज करता है। स्पॉन्जेस, coelentrates एंड फ्लैटवर्म्स कैसे करते हैं?
डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से उसके बॉडी, इंटायर बॉडी से। क्यों? क्योंकि उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन बन ही नहीं सकता इसलिए। नेक्स्ट, अर्थवर्म किसका यूज करते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल का। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब होता है। क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब का सिस्टम होता है। इन सभी चीजों को यहाँ पे आप नोट करते जाएंगे अपने बुक्स में। ये बुक्स में ऐसे नोट करने से क्या होता है कि बाद में चीजें जब आप रिवाइज करेंगे, आपका एग्जाम आएगा, तो आप एक बार में देख के उसको रिकॉल कर लेंगे या रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, ठीक है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या था? ट्रैकियल ट्यूब था। आप अच्छे से लिखेंगे पूरा ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे अर्थवर्म में क्या था? मॉइस्ट क्यूटिकल था, ठीक है। स्पॉन्ज में, सिलेंट्रेट में और फ्लैटवर्म में क्या था? इंटायर बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन था, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आगे, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है गिल्स। गिल्स, गिल्स को ही ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहा जाता है। गिल्स का एक और नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, गिल्स का एक और नाम क्या है? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स के द्वारा गिल्स यूज किया जाता है। जबकि वेस्कुलराइज्ड बैग जिसको क्या कहा जाता है? लंग। लंग, लंग किसके द्वारा यूज किया जाता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जैसे कि मैमल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इनके द्वारा क्या किया जाता है? लंग्स यूज किया जाता है। अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में फिश किसका यूज करती है? गिल्स का। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल किसका करते हैं? लंग्स का, ठीक है। फिश किसका करती है? गिल्स का। एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया किसका यूज करती है? लंग्स का। द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आल्सो। फ्रॉग की तरह जो भी वो है हमारा एम्फीबिया, वो किससे क्या कर सकती हैं? वो लोग अपने मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पायर कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? सारे ऑर्गन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन का कैसा होता है। बेसिकली ह्यूमन का कैसा होता है, ठीक है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नाक का जो बाहर छेद है वो, जो कि ओपनिंग आउट अबव अपर लिप्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझिए हम लोग ओठ के ऊपर नाक होता है। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर, उससे कहा जाते हैं नेजल चैम्बर। थ्रू द नेजल पैसेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास आ गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद क्या आया? नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज के बाद क्या आया? नेजल चैम्बर, ठीक है। द नेजल चैम्बर्स ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर किसमें ओपन होगा? फेरिंग्स में। ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। अब नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बारे में स्पेशल बात क्या बताई गई है कि इसमें फूड वाला भी पाथवे और एयर वाला पाथवे दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। ये फेरिंग्स पे आ गए। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट ऑर्गन क्या आता है? लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? लैरिंग्स। लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद क्या आ रहा है? ट्रैकिया। क्या कहा गया है? लैरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है व्हिच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। हमारे बेसिकली शरीर का साउंड बॉक्स है, साउंड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एंड इसलिए इसको क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap, जिसको क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस। पहले तो ग्लॉटिस क्या होता है ये नहीं बताया है। ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स जो होती है, ओपनिंग जो होती है लैरिंग्स में, उसको कहते हैं ग्लॉटिस। अब वो ग्लॉटिस एक तरह से ओपनिंग है, इसके ऊपर एक ऐसा फ्लैप लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल के द्वारा ये इसे बंद हो जाता है रिफ्लेक्स से, और फिर इधर पीछे इसोफेगस होता है, फूड पार्टिकल इसमें इसोफेगस में चला जाता है स्टोमक की तरफ अपने रास्ते, ठीक है। नाउ ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के बीच से जाती है, क्या जाती है? ट्रैकिया, ठीक है, ठीक है। which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left pulmonary bronchi, ठीक है। लेफ्ट और राइट जो हो रहा है कौन सा लेवल है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां पे डिवाइड हो जा रहे ब्रोंक ट्रैकिया। किसमें? एक लेफ्ट ब्रोंकस में, एक राइट ब्रोंकस में। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकी।
अब each bronchi undergoes repeated divisions to form secondary and tertiary bronchioles और अंत में bronchioles। ठीक है, ब्रोंकी जो क्या होगा, डिवाइड करते जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल। ठीक है, ऐसे कर करके, ठीक है, फिर लास्ट में ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे। अब ब्रोंकियोल्स भी फर्दर डिवाइड करते जाएंगे और सबसे अंत में सबसे लास्ट वाले ब्रोंकियोल्स कौन से होंगे? थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi, initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। आप अपने गर्दन पे क्या करिए, हाथ रखिए और फील करिए कि आपका कार्टिलेजिनस रिंग फील हो रहा होगा, जो कि ट्रैकिया का है। तो ट्रैकिया में, ब्रोंकस में और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक होती हैं, यहाँ तक देखिए। ठीक है, लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं होती है, ठीक। Each terminal bronchiole gives rise to a number of thin irregular walled and vascularized bag like structure, जिसको क्या कहा जाता है? एल्वियोली। टर्मिनल ब्रोंकियोल से कौन से स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं? बैग तक की तरह होते हैं। वैस्कुलराइज्ड मतलब क्या होता है? वैस्कुलराइज्ड का मतलब हुआ कि उसमें रिच ब्लड सप्लाई दिया हुआ है, खूब सारा ब्लड का सप्लाई आ रहा है वहाँ पे, ताकि गैस का रैपिडली एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। अब लंग का मतलब क्या होता है? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई सब मिलके लंग बनाते हैं। ठीक है, वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। हम लोग के पास दो लंग होता है जिसमें प्लूरा से बना होता है। वो किससे बना होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? रिड्यूसेस फ्रिक्शन on the lung surface। The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। outer pleural membrane क्या है? thoracic cavity से जुड़ा होता है, thoracic cavity से, उसके मसल से। और जो अंदर वाला है प्लूरा, वो क्या होता है? लंग्स से पूरी तरह से चिपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट, the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। ठीक है, इस पार्ट में क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट होता है। दो पार्ट होता है बेसिकली, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंजिंग पार्ट, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से है? नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है। और जब एल्वियोली और उसका डक्ट, एल्वियोली एंड देयर डक्ट्स, वो क्या बनते हैं? रिस्पायरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या क्या है? कंडक्टिंग पार्ट का काम है पहला काम है ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली। और दूसरा काम क्या है? क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जो कि नाक में जो बाल होते हैं बेसिकली उससे होता है, हेयर इन द नॉस्ट्रिल्स। तीसरा काम क्या होता है? ह्यूमिडिफाई कर देता है एयर को, ड्राई एयर है एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है। और चौथा, उस एयर को बॉडी टेम्परेचर तक हीट करके ला देता है, अब exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। exchange part जो है वो actual site है जहाँ पे O2 और CO2 का exchange होता है। कहाँ पे? alveoli और उनके alveolar ducts के बीच में। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? exchange part जो है जहाँ पे actual diffusion of CO2 and O2 होता है। ठीक, अब क्या है कि the lungs are situated in the thoracic chamber which is an anatomically airtight chamber। है। ठीक है, एयरटाइट चैम्बर का मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर जो भी होगी वो क्लोज चैम्बर वाला फिजिक्स लगेगा। ठीक है, द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। किससे बनता है? dorsally by the column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and lower side by the diaphragm। ठीक है, आगे से क्या होता है? स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, साइड से रिब्स होती हैं और नीचे से होता है हमारा डायाफ्राम। ठीक है, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such a way that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि thoracic cavity का जो भी वॉल्यूम चेंज होगा वैसा ही वॉल्यूम चेंज हमारे लंग में होगा। ऐसे इसका सेटअप किया गया है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, ऐसा जो है ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लंग को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, लंग के वॉल्यूम को, क्योंकि लंग में मसल्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि थोरेसिक कैविटी से वो लिंक्ड है। और लिंक्ड है तो क्या है कि जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगी वैसे वैसे
पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगी, ठीक है। Respiration involves the following steps: breathing or pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. पहला प्रोसेस क्या होता है कि सांस लेना, जिसमें कि O2 लेते हैं हम और CO2 छोड़ते हैं, ठीक। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जिसके थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस O2 और CO2 डिफ्यूज होकर ब्लड में जाती है O2 और CO2 जो ब्लड से वापस एटमॉस्फेयर की तरफ, नॉस्ट्रल की तरफ आती है। तीसरा ट्रांसपोर्ट होता है इन गैसेज का ब्लड के द्वारा। चौथा कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। ब्लड क्या करती है? सेल्स को O2 देती है और सेल्स से CO2 ले लेती है, ठीक है, ठीक है। और पांचवा प्रोसेस क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन और CO2 का रिलीज, ठीक, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ब्रीदिंग में दो स्टेज होती है, पहला इंस्पिरेशन, जिसके दौरान एटमॉस्फेरिक को हम अंदर लेते हैं। दूसरा एक्सपीरेशन, जब एल्वियोलर एयर को हम बाहर छोड़ते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. ये जो एयर जो अंदर से बाहर होगा किसके थ्रू होगा? एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होगा। और एयर हमेशा कैसे मूव कर सकती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। और प्रेशर जो है वो गैसेस पे डिपेंड करती है, वो एयर का प्रेशर नहीं होगा बल्कि गैसेस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। उससे डिपेंड होके कौन सी गैस किधर जाएगी ये डिसाइड होता है, ठीक है, ये डिसाइड होता है। चलिए, तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल है ऐसे हमारा बॉडी, उसमें क्या होगा कि इंस्पिरेशन के दौरान जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेयर से कम होगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का एयर रश करके लंग्स में पहुंच जाएगा। और एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा? और एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा? सिमिलरली लंग के अंदर एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर होगा। अब अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को जीरो मान लिया जाए, तो जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर को जीरो मान लेंगे तो इंस्पिरेशन के दौरान कम प्रेशर होना चाहिए लंग्स में, उसको क्या बोला जाता है? निगेटिव प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपिरेशन तब होगा हाईयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसको प्रेशर को कम ज्यादा करने का काम क्या करता है? डायफ्राम और एक स्पेशलाइज्ड सिस्ट ऑफ मसल्स होती है जिसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल। जैसे ये एक रिब है और ये दूसरी रिब है, इन दोनों रिब्स के बीच में एक मसल होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। अब रिब 2D में तो होती है, रिब तो ऐसे गोल होती है, तो अब एक मसल ऐसे बाहर की तरफ से बीच में जुड़ी होती है, एक अंदर की तरफ से। जो अंदर की तरफ से जुड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल, और जो बाहर की तरफ जो जुड़ी होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब इन्हीं मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि रिब केज बड़ा होता है, ठीक है, और रिब केज बड़ा होके एयर वॉल्यूम बढ़ाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो चूंकि ये एयर टाइट कंटेनर है तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो एयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडिएंट्स। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड, इनिशिएट कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम से। डायफ्राम जो होता है नीचे में ऐसे, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे नीचे आएगा। जब नीचे आएगा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। जैसे बॉडी है, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, तो इस एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगा? बॉडी का, लंग कैविटी का, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का होगा तो क्या होगा? रिब्स पहले ऐसी थी, अभी रिब्स उठने लगेंगी ऐसे, तो इतना जो जगह बढ़ गया, ये क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। लिफ्ट्स ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम, स्टर्नम भी साथ में लिफ्ट होगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, यानी कि जो हमारा बॉडी का आगे का पोर्शन है और पीछे का पोर्शन है उसमें हमारा ये बढ़ाएंगे वॉल्यूम,
नेक्स्ट, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, ओवरऑल इंक्रीज इनसे क्या दोनों से मिलके क्या हुआ कि थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काउजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं। एन इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द पुल्मोनरी प्रेशर, क्यों? क्योंकि एयर टाइट चेम्बर है तो पीवी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, पुलमनरी वॉल्यूम जो है के बढ़ने के कारण इंट्रा पुलमनरी प्रेशर जो है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, और इसके कारण इंस्पिरेशन हो जाएगा। अब जब ये मसल्स डायफ्राम और इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा डायफ्राम और स्टर्नम और रिब्स। ठीक है, इससे अपने पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कि इसमें बाहर गया था तो वॉल्यूम बढ़ गया था, ये भी नीचे गया था, अब ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इंट्रापुलमोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा अंदर का प्रेशर। ठीक है, अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर गया तो अंदर की हवा बाहर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसी कारण एक्सपीरेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ we have the ability we have the ability to increase the strength of, अब देखो नॉर्मल सांस में तो ऐसे होता है, लेकिन किसी कारणवश दौड़ लिए कुछ कर लिया, हमको डर लग गया, हमको जोर से सांस लेना है। जब जोर से सांस लेना है तो एडिशनल मसल काम करेंगे ताकि ये ज्यादा एक्सपैंड करे और जल्दी से एक्सपैंड करे। वो कौन सा मसल होता है, एब्डोमेन का मसल्स होता है। कौन सा मसल होता है, एब्डोमेन का मसल होता है, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर से क्या किया जाता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको मेजर किया जा सकता है, which helps in clinical assessment of the pulmonary function, जिससे हमको पता चलेगा कि लंग उसका सही है कि नहीं। अब रिस्पायरेटरोमीटर से जब नापते हैं ना तो कुछ वॉल्यूम्स होती हैं डिफाइंड है वो पहले से, उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या वॉल्यूम और क्या कैपेसिटी लंग्स की होती है। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पायरेशन, जो नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं तो एक बार में जितना सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, ठीक है, एक बार जितना सांस ले लिए नॉर्मली या फिर जितना सांस छोड़ दिए, ठीक है, अनकॉन्शियसली जो हम लोग लेते रहते हैं, वो कितना होता है 500 ml, विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 500 ml एक मिनट में। एक हेल्दी मैन कितना एयर एक मिनट में 12 बार से 16 बार करता है, 500 इंटू 12 6000 ml, और 500 इंटू 12 to 16 टाइम्स है ना तो 8000 ml। ठीक है, तो एक हेल्दी ह्यूमन जो है 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक्सचेंज कर लेता है। नेक्स्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। अब क्या होता है कि हम लोग जो 500 ml का सांस ले लिए नॉर्मली, उसके बाद भी हम थोड़ा सा और जोर से सांस लेंगे तो थोड़ी सी और हवा आएगी। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी नहीं आएगी, काफी हवा आएगी। तो जो एक्स्ट्रा हवा जो हम लोग ले लेते हैं, एक्स्ट्रा हवा ले लेते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, उसको क्या बोलता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। उसके बाद क्या है, एक तीसरा वॉल्यूम है हमारे पास, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि तुम अपना नॉर्मल सांस ले रहे हो, जोर से सांस नहीं लिए हो, क्या कियो, नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो, ऐसे ही ले रहे हो, जोर से सांस नहीं लियो, एक्स्ट्रा ये IRV वाला 2500 ml नहीं लियो, फिर भी तुम्हारा मन कर गया कि जोर से हम निकाल दे सांस। नॉर्मल सांस लेते लेते एक बार पूरा सांस निकाल दे तो एक्स्ट्रा सांस जो निकलेगा, तो जो एक्स्ट्रा सांस 500 ml के अलावा निकलेगा उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 1100 ml के बराबर। नेक्स्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये क्या है कि उतना एयर लंग्स में जो है हमेशा रहता है, चाहे तुम जितना जोर से सांस लगा के छोड़ दो, ये एयर बाहर नहीं आएगा। इस एयर के वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 1100 to 1200 ml। ठीक है,
Next, by adding up a few respiratory volumes as described above, one can derive the various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. अब इन सब को जोड़ के घटा के काफी सारे अलग अलग वॉल्यूम्स निकलते हैं जिनका हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो तुम सांस लिए, फिर सांस छोड़ दिए, फिर सांस छोड़ दिए, और तुम्हारे ब्लड, अब अब जो सांस लोगे, अब जो सांस लोगे तो जितना हवा आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब कितना सांस तुम ले सकते हो? 500 ml तो तुम नॉर्मल ही ले लोगे, प्लस तुम एक्स्ट्रा सांस भी तो ले सकते हो 2500 ml का, 2500 to 3000 ml का जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम था, जो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दोनों मिला के इसका वैल्यू क्या होता है? पीबी प्लस IRB इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? जब नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो, फिर सांस छोड़ दिए, फिर नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल सांस लेने के बाद जबरदस्ती का एक्स्ट्रा हवा छोड़ रहे हो पूरा, तो जो 500 ml तो निकलेगा, प्लस कुछ और निकलेगा ना जबरदस्ती का 1100 ml, ये दोनों को मिला के टोटल जितना हवा निकला उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद क्या? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि जब तुम नॉर्मल सांस लेते हो, जब तुम नॉर्मल सांस लेते हो, ठीक है, जब तुम नॉर्मल सांस लेते हो तो क्या होता है कि कुछ हवा जो है सांस लंग्स से नहीं निकालते, नॉर्मल जब लेते रहते हो, तो वो हवा जो टोटल हवा जो तुम नहीं निकालते उस हवा को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो क्या होती है? एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, प्लस उसको नहीं निकालते हो, ठीक है, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि कभी निकल ही नहीं सकती है। तो ये दोनों जो हवा है हमेशा लंग्स में रहती है जब तुम नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हो तब। इस हवा को क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि एक बार तुम जोर से पूरा सांस छोड़ दिए, पूरा जोर से सांस छोड़ दिए, पूरा जोर से सांस दिए, उसके बाद पूरा जोर से सांस ली जितना जोर से ले सकते हो, और फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर जितना सांस मतलब सबसे पहले क्या किया कि तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो, ठीक है, ऐसे करो, नॉर्मल सांस लो, फिर छोड़ो, फिर नॉर्मल सांस लो, और फिर जोर से छोड़ो, जोर से छोड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारा IRB निकल जाएगा, सॉरी ERB निकल जाएगा। उसके बाद तुम पूरा जोर से सांस लो, पूरा जोर से सांस लो। तुम कौन कौन सा वॉल्यूम इंस्पायर कर लोगे? एक तो टाइडल वॉल्यूम करोगे 500 ml वाला, प्लस तुम एक्स्ट्रा जो कर सकते थे हमेशा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml का वो, लेकिन तुम पहले जोर से सांस छोड़ दिए हो ना, जोर से, तो जोर से जब तुम सांस छोड़ दिए हो तो 1100 ml वो भी हवा पहले निकल चुकी है, इस बार तुम वो भी हवा ले पाओगे, तो वो हवा ले पाओगे तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। इसमें आएगा ERB प्लस TB प्लस IRB, तीनों को मिला के क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग का वॉल्यूम जितना लंग में अट सकता है, जितना आ सकता है, उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। वो होता है रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको चारों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। अब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। Exchange of gases also occur between the blood and the tissues, ठीक है। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure और concentration gradient, ठीक है, ठीक है। O2 और CO2 का मेनली यहाँ पे टिश्यू के साइड पे, लंग एल्वियोलाई के साइड पे एक्सचेंज होता है प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि कितना, किस रेट से और कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड बाय PO2, ठीक है। जो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो हम लोग सांस लेते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी चीजें हैं, उसमें जो जिस गैस का जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से उसका उतना प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और जिस गैस का जितना प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है।
अब हम PO2 ऑक्सीजन के लिए और PCO2 CO2 के पार्शियल प्रेशर के लिए यूज करते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। इतना, ठीक है, इस टेबल के हिसाब से इतना इतना गैस होता है, ठीक। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ठीक है। द डेटा गिवन इन द टेबल, कितना कितना कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये वाला टेबल याद करना है तुमको। ये देखो एटमॉस्फेरिक एयर में इतना है, फिर एल्वियोली में इतना है, देखो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना है, ये टिश्यू में इतना है। तो देखो इससे क्या होता है, ग्रेडियंट बनना है ना, कि एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, उसके बाद वो एल्वियोली में थोड़ा कम है तो वहां से एल्वियोली में चला जाएगा। अब एल्वियोली से ऑक्सीजनेटेड एयर में और कम है 95, तो ऑक्सीजनेटेड में चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड में चला जाएगा, मतलब सबसे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड में चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो एल्वियोली में लंग के पास से क्या होगा कि एयर जो है एल्वियोली से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वहां पे एक्सचेंज होकर चला जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 हो जाएगा। फिर टिश्यू के साइड पे जाएगा तो ये 95 है, फिर यहाँ पे टिश्यू पे 40 होता है, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। CO2 देखो टिश्यू पे है इतना, टिश्यू पे है इतना, और टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसमें चला जाएगा, टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसमें ही अपना CO2 छोड़ देगा। तो इसका जो 40 का CO2 था थोड़ा सा बढ़ के 45 हो जाएगा। अब देखो 45 हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एल्वियोली के पास जाएगा, एल्वियोली का 40 है, तो इस क्या करेगा अपना इसको दे देगा। एटमॉस्फेयर में तो पता ही 0.3% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, PO2 140 है, इतना है, ऐसे ऐसे ब्लड जा रहा है। जो सिस्टेमिक में एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है, यही चीज को एक डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक। Similarly, a gradient of pressure is present for CO2 in the opposite direction from tissue to the blood and blood to alveoli। देख ही लिए, अभी बता ही दिए कैसे कैसे है, ठीक। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2, the amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher। अब देखो ऑक्सीजन में क्या है कि ऑक्सीजन का 104 है और 159 है, 60 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसका 40 का ही डिफरेंस आ रहा है। इसका यहाँ पे कितना है 104 और 40 का कितना हो गया 64 का डिफरेंस आ रहा है। इसका 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी CO2 भी उतना ही एफिशिएंटली ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि CO2 का जो है सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस इस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज और पार्शियल प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी CO2 की जो 20-25 गुना ज्यादा है, तो कम प्रेशर डिफरेंस में भी वो इफेक्टिवली काम कर लेता है, ठीक है। The diffusion membrane is made up of 3 major layers। diffusion membrane 3 मेजर लेयर का बना होता है। क्या क्या है? पहला बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरा अंदर ब्लड की साइड की तरफ से बात करते हैं तो पहला एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, उसके बाद बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इधर लंग का स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इन 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो 3 लेयर का बना होता है, इसका टोटल थिकनेस जो है ना बहुत कम होता है, मच लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका थिकनेस, ठीक है। ठीक है, therefore all the factors in our body are favorable, for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of the CO2 from tissues to the alveoli। अब यहाँ पे कुछ नया एडिशन किया गया है। हमारे टाइम में क्या था कि स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोल का ब्रिज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन था, लेकिन अब यहाँ पे कर दिया गया बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस क्या होता है? बेसमेंट सब्सटेंस एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये वाला, साथ ही साथ उसके साथ जो स्क्वामस एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, स्क्वामस एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, एक एंडोथेलियल सेल्स का एक लेयर, और तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस। ये सब मिलके क्या बनाता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो कि 1 मिलीमीटर से कम होता है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस किस फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, द ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। अब O2 का क्या होता है कि 97% O2 कैसे जाता है? RBC के थ्रू,
हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, ठीक है, ठीक है। 3% कैसे जाता है, डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। 3% कैसे जाता है, डिजॉल्व जाता है 3%। CO2 का बात करेंगे, CO2 का बात, CO2 में लिखेंगे बी सी डी। CO2 का 70% जो है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन किस में जाएगा, 70% कैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, ऐसे। सी, बाकी क्या है, बाकी सी, बाकी क्या है, 23% जो है, 23% जो है कैसे जाएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। जब हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और बाकी का बचा 7% क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, ठीक। तो ऐसे करके O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। The hemoglobin is a red-colored iron-containing pigment present in the RBC. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. ठीक है। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2. एक hemoglobin का molecule कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4 molecules of oxygen. Binding of the oxygen with the hemoglobin is primarily related to the partial pressure of O2. जो binding होता है वो partial pressure पे related है कि partial pressure कम रहा तो कम binding होगा, ठीक है। The partial pressure of CO2, H plus ion concentration और temperature जो है वो अदर फैक्टर जो कि इंटरफेयर कर सकता है। एक सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड O2 को प्लॉट किया जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ते जाएगा तो किस तरह से सैचुरेशन बढ़ते जाएगा, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सिग्मॉइड कर्व आता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ODC, ठीक। और इट इज हाईली यूजफुल इन इफेक्टिंग studying the effect of carbon dioxide concentration, H plus concentration on the binding of O2, ठीक है। इन द एल्वियोली, एल्वियोली में क्या होता है, जब PO2 ज्यादा होता है वहां पे PCO2 कम होता है, H plus concentration कम होता है, ठीक। साथ ही साथ एल्वियोली में टेम्परेचर कम होता है क्योंकि बाहर से सांस ले रहे हैं, टेम्परेचर कम होता है। दीज फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यानी कि कौन कौन सा फैक्टर से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन फेवर किया जाएगा, हाई O2, लो CO2, लो टेम्परेचर, लो H प्लस, ठीक है। जबकि टिश्यू साइड पे क्या होता है, लो PO2, हाई CO2, हाई H प्लस और हाई टेम्परेचर। इसके कारण क्या होगा कि O2 का बाइंडिंग का कैपेसिटी कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन रिलीज होगा क्या होगा, तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन से रिलीज होकर टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissue, ठीक है, ये बात समझ गए। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue. हर 100 ml of the blood है, हर 100 ml of the blood है, उसमें कितना ml of the O2 को ट्रांसफर करता है, 5 ml of the O2 को वो ट्रांसफर करता है, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, CO2 is carried out by hemoglobin as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें 20 to 25% लिखा है, वैसे 23% मान के चलना, ठीक है, 20 to 25%, ठीक है, 20 to 25% कैसे होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग किस पे डिपेंड होती है, मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। PO2 भी एक मेजर फैक्टर है जो कि इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जब PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो, जैसे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे कि टिश्यू साइड पे, तो क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ द CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, जैसे कि लंग्स में, ठीक। तो CO2 जो कि हीमोग्लोबिन में बाइंड करता है टिश्यू लेवल पर, और वो रिलीज कहाँ पे होता है, जाके एल्वियोली में, वही बात लिखा है यहाँ पे इस लाइन में, ठीक है। RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of same is present in the plasma। RBC में बहुत सारा क्या होता है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज होता है, थोड़ा सा वो क्या होता है प्लाज्मा में, एंजाइम ये रिएक्शन करवाता है, CO2 क्या बनाता है, H2CO3, और H2CO3 से बाइकार्बोनेट प्लस बन जाता है। अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये ब्लड में ट्रांस जो CO2 का ट्रांसपोर्ट का मेजर पोर्शन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक।
एट द टिश्यू साइट जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में और फॉर्म करता है HCO3 माइनस और H+, ठीक। और एल्वियोलर साइड पे जहाँ पे PaCO2 लो है, रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे HCO3 माइनस H2CO3 बनेगा और उससे CO2 बन जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, लंग्स में ये वाला रिएक्शन होगा। Thus, CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to alveoli. Alveoli पे क्या होता है, release होता है CO2। Every 100 ml of deoxygenated blood में 4 ml of CO2 होता है। 100 ml of deoxygenated blood में 4 ml of CO2 होता है, ठीक। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हैव द सिग्निफिकेंट एबिलिटी, ह्यूमन बींग्स हैव द सिग्निफिकेंट ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body। अब देखो जब तुम दौड़ोगे, कुछ काम करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा सांस तेज हो जाएगा, और जब कोई बैठे हो, सोए हुए तो सांस कम हो जाएगा। तो रेगुलेट करने का हमारे बॉडी में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स हैं। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा। स्पेशलाइज सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में। स्पेशलाइज सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में। उसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर यही प्राइमरीली मेनली क्या है, मैनेजर यही है, यही रिस्पॉन्स करता है रेगुलेशन को, ठीक है। पहला प्राइमरी कौन है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा में लोकेटेड है। एक और सेंटर होता है, कहाँ पे होता है, पोन्स में। पोन्स में एक और सेंटर होता है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पोन्स में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक। ये क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। अब ये क्या कर सकता है, पोन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये रेस्पिरेटरी को इन्फ्लुएंस कर देगा कि आप ऐसा करवाओ, ऐसा करवाओ, ऐसे रेगुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस center can reduce duration of inspiration and alter respiration rate। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो निकलेगा हमारा सिग्नल, वो क्या करेगा कि जो रिस्पायरेशन इंस्पिरेशन का देर है वो कम कर देगा, यानी अब जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा। एक और कीमोसेंसिटिव एरिया होती है। कीमोसेंसिटिव एरिया होती है कहाँ पे होती है, रिदम सेंटर के बगल में होती है। रिदम सेंटर के बगल में एडिसेंट होती है, ठीक है। तो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया। वो क्या करता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में डिटेक्ट करते रहता है और H+ आयन को भी डिटेक्ट करता है। अब जब इन सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इस सेंटर को, कीमोसेंसिटिव सेंसर एरिया को एक्टिवेट कर देंगे। अभी एक्टिवेट कर देंगे तो ये क्या करेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H+ से एक्टिवेट होकर रिस्पायरेटरी सिस्टम को बोलेगा जो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा दो। क्या बोलेगा, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा दो। कम होगा तो उसके हिसाब से कि कम कर दो, जो भी होगा उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट, receptors associated with the aortic arch and the carotid artery can also recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signal to the rhythm center for immediate। ये तो वहाँ ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन से पहले जब हमारा एओर्टा का ऐसे आर्च बनता है हार्ट के पास से, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस होता है जिसके वजह से होता है, और कैरोटिड आर्टरी जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड करती है, यहाँ पे इन दोनों पे भी एक कीमोसेंसिटिव सेंटर प्रेजेंट होता है। इसका भी काम सेम इसी ऊपर वाले कीमोसेंसिटिव सेंटर की तरह होता है। तो ब्लड में O2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करके नेसेसरी एडजस्टमेंट करवाता है, किससे, एकदम सेंटर से। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहला एस्थमा। पहला एस्थमा। एस्थमा क्या है, एस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। एस्थमा में क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, कहाँ पे, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में, जिसके कारण क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो व्हीजिंग की आवाज आती है, ठीक है। साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत भी होता है। नेक्स्ट, इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा क्या है, क्रॉनिक डिजॉर्डर है, धीरे धीरे होता है, बहुत दिनों से होता है, ठीक है। किसका डिजॉर्डर है, एल्वियोलर के वाल का, जिसमें क्या होता है कि एल्वियोलर का वाल क्या होता है, एल्वियोलाई का वाल डैमेज हो जाता है, जिससे सिगरेट विगरेट पीने से मेनली होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो गई, और रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो गई तो सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस लोगे तो अच्छे से
मतलब हमारा गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सरफेस एरिया खराब होने के कारण। ठीक है, इसका मेन कॉज सिगरेट स्मोकिंग है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर। कुछ इंडस्ट्री जैसे कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग एनर्जी, उसमें क्या होगा, सब धूल उड़ेगा। अब उस डस्ट जो है, डस्ट प्रोड्यूस होगा। अब डस्ट जो प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण क्या होगा, इतना डस्ट प्रोड्यूस होगा, इतना डस्ट प्रोड्यूस होगा, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो नोस्ट्रिल का बाल है, वो फुल्ली कोप नहीं कर पाता है उसको शरीर के लंग्स के अंदर आने से रोकने से। अब अधिक देर तक ऐसा काम अगर हम करते रहेंगे ऐसे एरिया में, तो हमारा लंग जो है, लंग के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण लंग का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अंत में लंग फाइब्रस बन जाएगा। फाइब्रोसिस क्या होता है, कोई भी टिश्यू जो होता है ना, वो एक जब डैमेज हो जाता है उसका वो रिपेयर होता है, लेकिन रिपेयर होकर कोई भी टिश्यू जो है ना, कभी भी पहले जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता। कभी भी कट लगता है, घाव लगता है, तो वापस पुरानी तरह नहीं होता, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उसको कहते हैं फाइब्रोसिस। अब लंग का जो फाइब्रोसिस हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, इसके कारण वेरी सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें काफी सारा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द amount of air that can be inspired after a forceful expiration। यानी कि आप एक बार जोर से सांस छोड़ दिए, पूरे लंग का हवा निकाल दिए, तो क्या आप जितना सांस ले सकते हैं उसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट, वाइटल कैपेसिटी का सिग्निफिकेंट क्या है कि अगर ज्यादा वाइटल कैपेसिटी है आपका, मोर द वाइटल कैपेसिटी सिग्निफिकेंस में लिख देंगे। ठीक है, मोर एयर कैन बी एक्सचेंज इन वन गो। ठीक है, therefore the person can do the heavy work more efficiently। इसके एथलीट्स होते हैं ना, वो ट्रेन कर करके अपना वाइटल कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद लंग में कितना एयर रहता है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग लिए 500 लिए, 500 छोड़ दिए, तो लंग में कितना रह जाएगा, तो लंग में एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रह जाएगा, जो कि जोर से सांस छोड़ने पे बाहर निकलेगा, और एक रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाएगा जो कि कभी नहीं निकलता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1100 ml। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200 ml, यानी कि 2200 से 2300 ml जो है, 2300 ml ये लंग में रह जाएगा नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो लंग्स में जो टोटल एयर रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक, नेक्स्ट, diffusion of gases in the alveolar region only and not in the other parts of the respiratory systems। why? ठीक है, अब देखो एफिशिएंट रेस्पिरेशन होने के लिए क्या लिखेंगे, एफिशिएंट, फॉर एफिशिएंट रेस्पिरेशन क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए जो जहाँ पे रेस्पिरेशन हो। पहला कि मेम्ब्रेन थिन होना चाहिए, जो गैसेस सेक्शन का मेम्ब्रेन है वो थिन होना चाहिए। दूसरा, सरफेस एरिया जो है लार्ज होना चाहिए। तीसरा, उसमें हाई ब्लड सप्लाई यानी हाई वेस्कुलराइजेशन होना चाहिए, हाई वेस्कुलराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ओनली एल्वियोलर रीजन ऑफ द लंग है जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसका थिन मेम्ब्रेन है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ ब्लड सप्लाई तो बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई है। तो इसलिए जो है वो गैस का एल्वियोलर रीजन में होता है, अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं हो पाता। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2। CO2 का मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, वो है HCO3-। HCO3- कैसे बनता है, टिश्यू से CO2 सेल्स के द्वारा रिलीज हुआ, ये आ गया प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है, मतलब होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, ये इसको क्या करता है, CO2 को H2O से कंबाइन करवा के क्या बना देता है, H2CO3। अब H2CO3 पे फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेज काम करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है HCO3- प्लस H+ पे। अब ये HCO3- जो है ये ट्रांसपोर्ट होकर क्या करता है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स में एल्वेओली के पास जाता है। यहाँ पे यही सेम रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। HCO3- और H+ कंबाइन करके H2CO3 बनाते हैं, और ये H2CO3 टूट जाता है H2O+ CO2 में,
और इस CO2 क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाता है। ठीक है, ये हो गया 70% के लिए। बाकी 23% जो है वो कैसे जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HbCO2 बना के, जिसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और 7% जो है वो सीधा डिजोल्व होकर जाता है, 7% जो है सीधा डिजोल्व होकर जाता है। ठीक, नेक्स्ट, what will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric pressure as compared to those in the alveolar air? अब एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 और PCO2 को कंपेयर करेंगे एल्वियोलर एयर से। तो PO2 क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा होगा, PO2 हायर होगा, और PCO2 क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में कम होगा, तभी तो लंग्स के एल्वियोली से हवा बाहर निकल पाएगा। जो भी चीज है कि बाहर निकलना जरूरी है, बाहर कैसे निकलेगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा लंग्स में और कम होगा एटमॉस्फेयर में, तभी निकल पाएगा बाहर। ठीक है, हवा हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। ऑप्शन सेकंड। ठीक, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, पहले इंस्पिरेशन कैसे होता है, स्टेप 1, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गया। और वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है किसमें, डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन चेंज इन पुलमोनरी वॉल्यूम। पुलमोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया। पुलमोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, पीवी बराबर कांस्टेंट है, क्लोज चैम्बर है, तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ गया लंग का प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर का एयर लंग में आ जाएगा। ठीक है, फिर इस नॉर्मल इंस्पिरेशन के अंदर ऐसे होता है। ठीक, नेक्स्ट, साथ ही ड्राइव लंग तो ये काम किया है, साथ ही साथ क्या किया, ये साथ ही साथ रिब्स के पास जो इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेनली, वो क्या करेगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या करेगा, स्टर्नम को ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर उठा देगा। ठीक, और रिब्स को भी साइड करवा देगा, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये पोस्टीरियर में जो डायफ्राम के कारण बढ़ा था, और जो इसमें बढ़ा था डॉर्सो वेंट्रल में रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स के कारण, दोनों मिलके क्या करेंगे कि हमारा नेट वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा, गैस अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। PCO2 हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। PCO2 का क्या काम होता है कि जैसे हमारे लंग्स में क्या होता है कि जब भी PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जो है ना क्या होगा, डिसोसिएट करने लगेगा हीमोग्लोबिन से। जैसे कि हमारे टिश्यू साइड पे PCO2 ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट कर जाता है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन का कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, यही होता है। जहाँ पे PCO2 कम होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का बाइंडिंग होने लगेगा हीमोग्लोबिन से, तो PCO2 का ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल। जब कोई आदमी हिल पे जाएगा तो क्या होगा, हिल पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होगा, उसका जो है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट। गैसियस एक्सचेंज के लिए इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। ट्रैकियल ट्यूब्स जो होता है, ट्रैकियल सिस्टम, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, जो कि बॉडी में डिफरेंट जगह पे छेद होता है। ठीक है, पूरे बॉडी में एक सीरीज ऑफ होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर अंदर बाहर जाता है, और उसी ट्यूब के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक, डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट, साइन सिग्नल सिग्मोइडल पैटर्न। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इट इज ए रिलेशनशिप शोन ऑन द ग्राफ बिटवीन द परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen and partial pressure of oxygen। ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, फिर उसे कर्व ऐसे बना दो। ठीक है, सिग्मोइडल पैटर्न ऑफ कर्व क्यों होता है, तो सिग्मोइडल पैटर्न ऑफ कर्व इज ए रिजल्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहला, मिनिमल लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा जब हीमोग्लोबिन में वो 70 से 80% mm तक जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन टेंशन हो जाएगा। और फर्दर अगर PO2 इंक्रीज करेंगे 40 mg से डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर, तो क्या होता है, इसके कारण
एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन पॉसिबल हो पाता है। इसी के कारण ऐसा शेप आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। ठीक, हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया? ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हाइपोक्सिया क्या होता है कि बेसिकली जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया काफी कारण से हो सकता है, या तो एटमॉस्फेयर में O2 कम है, ठीक है, या तो हमारे ब्लड का कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गया होगा, एनीमिया हो गया है, या फिर कहीं पे आर्टरी का ब्लॉकेड हो गया होगा तो उस टिश्यू साइड तक नहीं पहुंच रहा है। चौथा, या तो टिश्यू ही खराब है, टिश्यू अच्छे से ले नहीं पा रहा है उसको, ये हाइपोक्सिया होता है बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हैव यू हर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ये क्या है, ऐसे बनाएंगे। IRV क्या होता है? इट इज एडिशनल एयर। जब कब हम ले सकते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एडिशनल एयर ले सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एडिशनल वॉल्यूम जो एक्सहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 2500 से 3000 ml। इसका वैल्यू क्या होता है, 1100 से 1200 ml। ठीक, ये होता है। ठीक, ये हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यही है, इसमें टाइडल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, फिर दोनों का लिख दोगे वैल्यू। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें कि टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कौन सा आता है, ये आते हैं मेनली। ठीक है, ठीक है, मेनली ये आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें इसके साथ अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे जो कि लंग से कभी नहीं निकलेगा तो आएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो सेल कर सकते हैं, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी को कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम फॉर ह्यूमन इन एन आवर। अब देखो क्या बोल रहा है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम द जो नॉर्मल हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल एयर जो कि हम एक घंटे में, सॉरी एक सांस में हम अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारे में, 500 ml। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, 1 आवर में क्या होगा, 500 ml एक बार में लेते हैं। एक मिनट में हम लोग 12 से 16 बार करते हैं, और एक घंटे में 12 से 16 को 60 बार टाइम कर देंगे तो 60 इंटू 12 इंटू 500। ठीक है, यानी 6000 इंटू 60 यानी 3,60,000 हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे 8000 इंटू 60 कर देंगे 16 टाइम्स के लिए, तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल का हो सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू।